नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, लोन के डिफॉल्टर्स या फिर लोन के बोरोवर्स का हमेशा से यह प्रश्न रहता है कि सर जी, मेरे खिलाफ में आगे चलकर केस मुकदमा कब हो सकता है और किस केस में हो सकता है, या फिर मेरे खिलाफ में एफआईआर कब हो सकता है। और ये जो प्रश्न है, ये कॉमनली ऐसे लोन के बोरोवर्स के द्वारा पूछा जाता है जिनकी ईएमआई डिफॉल्ट होने वाली है या फिर उनकी एक या फिर दो ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है। ऐसे लोन के बोरोवर्स का हमेशा से यह प्रश्न रहता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि किस मामले में केस मुकदमा कंप्लेंट फाइल हो सकता है और किस मामले में एफआईआर दर्ज हो सकता है और कब हो सकता है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोन के डिफॉल्टर लोन के बोरोवर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उनके अगेंस्ट में, उनके खिलाफ में आगे चलकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हो जाता है, या फिर दोस्तों पुलिस स्टेशन के माध्यम से या फिर पुलिस स्टेशन के द्वारा दोस्तों एफआईआर दर्ज करवा दिया जाता है, या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर देता है। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा दिमाग में सेट और फिट कर लेना, यदि आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने वाली है या फिर एक या फिर दो ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, तो ऐसे में सबसे पहले आपको आपकी लोन कंपनी को प्रायर नोटिस देना है, इंटीमेशन लेटर देना है कि आखिरकार ये लोन की ईएमआई डिफॉल्ट क्यों होने वाली है, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट क्यों हो गई, जो लोन की जो किस्तें हैं वो क्यों टूट रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है। दोस्तों इस बात की जानकारी आपको आपकी लोन कंपनी को देना मैंडेटरी और कंपल्सरी है। दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस व्यापार में भारी भरकम नुकसान हो गया, घर में कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसीज आ गई, दोस्तों आपका जॉब लॉस हो गया, तो ऐसे में इस बात की जानकारी आपको आपकी लोन कंपनी को देना है प्रायर नोटिस के माध्यम से। दोस्तों ये इंटीमेशन लेटर, ये प्रायर नोटिस आपको आपकी लोन कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आपको मेल करना चाहिए। इस प्रायर नोटिस का प्रिंट आउट निकाल के आपके सिग्नेचर करके लोन कंपनी के हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर कोई ब्रांच होगी तो ब्रांच ऑफिस पे एक एक कॉपी आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। इससे क्या होगा, लोन कंपनी की नजर में आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर आप कहलाएंगे दोस्तों, और आगे चलकर लोन कंपनी आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं करेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप लोन की ईएमआई मिस या फिर डिफॉल्ट करके आप अपने आप को हाइड करते हैं, आप लोन कंपनी के संपर्क से टूट जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर लोन कंपनियां आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित और डिक्लेयर करके आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में दोस्तों चीटिंग एंड फ्रॉड का केस मुकदमा दर्ज करवा सकती है। इस बात को नोट कर लीजिए। दूसरी चीज, यदि आपकी दोस्तों ईसीएस लगी है और ऐसे में आपकी ईसीएस मैंडेट जो फेल हो रही है, जो एक पर्याप्त राशि आपके बैंक अकाउंट के अंदर होना चाहिए, उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में ना होने की वजह से जो आपकी ईसीएस है वो हर महीने क्या हो रही है, डिफॉल्ट हो रही है। ईसीएस हिट होने पर वो फेल हो जा रही है दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत आपके द्वारा एक ऑफेंस किया जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे में होता क्या है, ये लोन कंपनियां आपको सेक्शन 25 का लीगल नोटिस भेजती हैं अपने एडवोकेट, अपने लीगल टीम के माध्यम से, और इस सेक्शन 25 की जो नोटिस है वो आपको हर महीने आ सकती है दोस्तों। यदि आपकी ईएमआई, आपकी ईसीएस यदि हर महीने डिफॉल्ट हो रही है, तो ऐसे में लोन कंपनी आपको हर महीने सेक्शन 25 की नोटिस भेज सकती है। अब किस नोटिस पर वो आगे चलकर आपके अगेंस्ट में, आपके खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 25 में कंप्लेंट, केस मुकदमा दर्ज करवाए, वो तो लोन कंपनी को पता है। लेकिन दोस्तों यदि आपको सेक्शन 25 के केस मुकदमे से, कंप्लेंट से बचना है, तो सेक्शन 25 के लीगल नोटिस का जवाब, रिप्लाई आपको इमीडिएटली, तुरंत आपके एडवोकेट के माध्यम से उनके लेटर हेड पर बाकायदा उनका स्टैंप और सिग्नेचर के साथ में आपको उनकी जो भी लीगल टीम है, उनके जो भी एडवोकेट है जिन्होंने आपको ये लीगल नोटिस भेजी है, उनको नियम कानून से आपको जवाब, रिप्लाई देना चाहिए। इससे क्या होगा, लोन कंपनी को ये पता चलेगा कि आप एक जेन्युइन पर्सन है, आप पैसा भरना चाहते हैं लेकिन कुछ जेन्युइन रीजन की वजह से आप नहीं भर पा रहे हैं। दूसरी चीज, यदि सेक्शन 25 के नोटिस के अंदर यदि लोन कंपनी का कोई गलत एलिगेशंस है, गलत आरोप है, या फिर उसमें जो भी अमाउंट मेंशन है यदि वो गलत है, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पेनाल्टी लगा दी गई है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है
कि मेरी सिर्फ एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन 25 का जो नोटिस आया है उसमें अमाउंट बहुत ज्यादा 2 3 4 ईएमआई का ऐड करके दे दिया गया है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अमाउंट ही गलत मेंशन्ड है, तो ऐसे में आप उनसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड भी कर सकते हैं। आप अपने लोन का स्टेटमेंट भी उनसे मांग सकते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप एक लीगल तरीके से उसका रिप्लाई जब आप फाइल करेंगे तो लोन कंपनियां थोड़ा इंतजार, थोड़ा वेट करती हैं। उनको लगता है कि भैया आपने जवाब दिया है, दैट मीन्स कि आप पैसा देना चाहते हैं, आपका इंटेंशन गुड है, आप लोन कंपनी के साथ में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उनसे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं दोस्तों। तो इससे क्या होता है, आगे चलकर लोन कंपनी के द्वारा सेक्शन 25 में कंप्लेंट, केस, मुकदमा करने के जो चांसेस हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए कभी भी आगे चलकर यदि आपकी ईसीएस डिफॉल्ट हो, सेक्शन 25 की आपको लीगल नोटिस आए, तो उस नोटिस का इमीडिएटली तुरंत आपको रिप्लाई जवाब फाइल करना चाहिए दोस्तों। और आपको पता है सेक्शन 25 ईसीएस डिफॉल्ट के मामले में अधिकतर ये लोन कंपनियां आपके ऊपर एक दबाव, एक प्रेशर बनाने के लिए दोस्तों ये कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। आप जहां पे रहते हैं ना, वहां से 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य में, जैसे कि कलकत्ता हो गया, अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, लुधियाना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, ऐसे अलग अलग स्टेट में केस, मुकदमा, कंप्लेंट फाइल कर देते हैं दोस्तों। तो यदि आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो बाकायदा नियम कानून से दोस्तों, यदि आपको कोई भी लीगल नोटिस आती है, चाहे वो लोन रिकॉल की नोटिस हो, लीगल डिमांड नोटिस हो, सेक्शन 25 की नोटिस हो, उसका नियम कानून से जवाब देना चाहिए दोस्तों। ये सारी चीजें करने से आपके अगेंस्ट में केस, मुकदमा, कंप्लेंट फाइल नहीं होगा दोस्तों। अगली चीज, यदि लोन लेते समय आपने लोन कंपनी को यदि आपने चेक दिया होगा दोस्तों, तो ऐसे में हो सकता है कि लोन कंपनियां उस चेक को अकाउंट में डिपॉजिट करके, ठीक है, यदि आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो वो चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड और बाउंस हो जाएगा। तो ऐसे में आपको लीगल डिमांड नोटिस भेजकर आपको 15 डेज का समय दिया जाता है कि भाई 15 दिनों के अंदर पैसे का रीपेमेंट अमाउंट का भुगतान कर दीजिए। यदि आप नहीं करते हैं तो अगले 30 दिनों के अंदर, जैसे 15 डेज खत्म हो जाते हैं, उस डेट से अगले 30 दिनों के अंदर लोन कंपनियां आपके खिलाफ में चेक बाउंसिंग का सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत आपके खिलाफ में कंप्लेंट फाइल कर सकती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोस्तों। आपने कई बार देखा हो कि 138 के केस मुकदमे भी दूसरे स्टेट में फाइल कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 138 का मामला हो, सेक्शन 25 का मामला हो, ये दोनों मामलों में आपको बहुत ज़्यादा सीरियस रहने की जरूरत है। यदि चेक बाउंसिंग का 138 का लीगल डिमांड नोटिस आता है तो उसमें भी तुरंत इमीडिएटली दोस्तों आपको रिप्लाई जवाब फाइल करना चाहिए आपके एडवोकेट के माध्यम से। तो सेक्शन 25, सेक्शन 138 ये दो नोटिस को बहुत सीरियस लेना चाहिए। अगली चीज, यदि आपको लोन कंपनियां BNS 318, 316 की चीटिंग एंड फ्रॉड की यदि कोई लीगल नोटिस भेजती हैं और वो ये कहती हैं कि आपने लोन कंपनी के साथ में चीटिंग एंड फ्रॉड किया है, आपने विश्वासघात किया है, आपने फर्जी गलत डॉक्यूमेंट्स देके आपने लोन लिए हैं, आप जानबूझ के पैसे नहीं दे रहे हैं, आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, हम आपके अगेंस्ट में चीटिंग एंड फ्रॉड का कंप्लेंट फाइल करेंगे, केस मुकदमा करेंगे, FIR करेंगे। यदि इस प्रकार की कोई भी नोटिस आती है एडवोकेट के माध्यम से, बैंक एडवोकेट के माध्यम से, तो इस नोटिस को भी आपको सीरियस लेना चाहिए और इस नोटिस का आपको रिप्लाई जवाब बकायदा नियम कानून से दोस्तों आपको देना चाहिए। लोन डिफॉल्ट के संबंध में अधिकतर दोस्तों BNS 318, 316 FIR ये सब बहुत ही कम ना के बराबर लगता है दोस्तों, लेकिन आप रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। यदि इस प्रकार की कोई भी नोटिस आती है तो तुरंत इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से इस नोटिस का आपको जवाब देना चाहिए। आप उनको बताइए कि मैंने किस प्रकार से, कैसे मैंने आपके खिलाफ में, मैंने आपके साथ में चीटिंग एंड फ्रॉड किया है, विश्वासघात किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। आप मुझे बताइए मैंने कौन से फॉल्स और फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। आप मुझे बताइए कि मैंने किस प्रकार से पैसे का, फंड का मिसयूज किया है। तो दूसरी चीज, आप साथ में आपके जवाब, आपके रिप्लाई में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट लगाइए कि भाई लोन डिफॉल्ट के केस में, के संबंध में केस मुकदमा, कंप्लेंट BNS 318, 316 FIR कैसे पॉसिबल है। ये तो एक सिविल डिस्प्यूट का मामला है, यहाँ पे एक अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन, ब्रीच हुआ है। तो नियम कानून से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ में आप रिप्लाई जवाब दीजिए दोस्तों। काफी कड़ाई से आपके डिफेंस, आपका पक्ष रखिए दोस्तों रिप्लाई के माध्यम से। तो ऐसे मामले में FIR, केस मुकदमा, कंप्लेंट फाइल नहीं होगा। तो जब आप आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान को लोन कंपनियों को बताओगे कि भाई आपने ये चीज गलत लिखी है, आपका ये आरोप गलत है, आपका ये पॉइंट गलत है, आपका ये पैरा गलत है, मैं इस चीज को डिनाई करता हूं, इसको मैं नहीं मानता हूं, और क्यों नहीं मानता हूं उसका
बाकायदा नियम कानून से आपको जवाब रिप्लाई देना है, तब जाकर दोस्तों आप बचोगे। तो सेक्शन 25, सेक्शन 138 और BNS 318, 316 कोई भी आपको लीगल नोटिस आती है और वो ये कहते हैं कि आपके खिलाफ में हम क्रिमिनल कंप्लेंट करेंगे, आपके खिलाफ में केस मुकदमा करेंगे, इस बात की कोई भी नोटिस, लीगल नोटिस आती है तो प्लीज इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। यदि आप इन सारे नोटिस का नियम कानून से जवाब रिप्लाई देंगे मजबूती से, तो दोस्तों केस मुकदमा कंप्लेंट फाइल होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। दोस्तों इस बात को नोट कर लीजिए। आप उनको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करते रहिए। उनका कोई ईमेल आता है, कोई नोटिस आता है, तो आप रिप्लाई जवाब देते रहिए। यदि लोन कंपनी के जो भी थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, जो कलेक्शन वाले होते हैं, यदि वो बहुत ज़्यादा आपको हैरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दिन भर में 100 कॉल्स कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, तो आप उनका कॉल रिसीव नहीं भी करेंगे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि आप उनको इन रिटर्न वाया मेल, वाया स्पीड पोस्ट आप उनसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, एक चीज आप नोट कर लीजिए, कुछ भी आपको जवाब रिप्लाई देना है, आपकी कोई भी समस्याएं हैं, आपको कुछ भी जवाब देना है तो लिखित रूप में दीजिए दोस्तों, मेल के माध्यम से दीजिए, लेटर के माध्यम से दीजिए। आप सोचेंगे कि आपकी दिक्कत समस्या है, प्रॉब्लम है, मेडिकल इमरजेंसीज है, जॉब लॉस है, बिजनेस व्यापार में नुकसान है, आप बैंक वालों से कॉल पर बात करते हैं, कलेक्शन टीम वालों से कॉल पर बात करते हो, आप उनकी ब्रांच में विजिट करके सामने बैठकर आप अपनी प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्याएं बताते हो, तो ओरली मौखिक रूप से बोली गई बातें रिकॉर्ड में नहीं जाती है। तो याद रखना, कोई भी चीज यदि आपको करना है तो लिखित रूप में करिए, रिटन फॉर्म में करिए दोस्तों, क्योंकि वो चीजें रिकॉर्ड में जाती हैं, ऑन रिकॉर्ड जाती है। आपके पास भी एक एविडेंस, एक प्रूफ रहता है। आपने उनको भेजा तो उनके रिकॉर्ड में चला गया। और कोई भी चीज भेजिए तो मेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और स्पीड पोस्ट से भेजने के बाद पोस्टल रिसीट्स, जवाब की कॉपी सब संभाल कर रखिए दोस्तों। 2 से 3 दिन के बाद ट्रैकिंग रिपोर्ट, डिलीवरी रिपोर्ट निकाल लीजिए कि आपके द्वारा भेजा गया जो स्पीड पोस्ट, लाइक जो भी आपने लेटर वगैरह, जो भी आपने जवाब भेजा था, क्या वो लोन कंपनी को डिलीवर्ड हुआ कि नहीं डिलीवर्ड हुआ। तो 2 दिन के बाद उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकाल लीजिए। और बाकायदा नियम कानून से, यदि आप मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर से, आपका मल्टीपल लोन चल रहा है, सब में ये भाई मिस हो रही, डिफॉल्ट हो रही है, तो हर एक लोन का सेपरेटली फाइल बना लीजिए दोस्तों। और हर एक लोन के केस में कौन सी नोटिस आई, आपने उसमें क्या जवाब लगाया, पोस्टल रिसीट्स, डिलीवरी रिपोर्ट, यदि आपने मेल किया है तो मेल की कॉपी, सारी चीजों को बाकायदा नियम कानून से बढ़िया से अच्छे से फाइलिंग करके रखिए। उसका एक अलग से डॉक्यूमेंटेशन करिए दोस्तों, क्योंकि लोन कंपनी की तरफ से आपको बार बार नोटिस भेजा जा रहा है, मेल भेजा जा रहा है, आपको इंटीमेशन लेटर, रिमाइंडर लेटर, लोन रिकॉल की नोटिस, लीगल डिमांड नोटिस, सेक्शन 25 की नोटिस, सेक्शन 138 की नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, BNS 318, 316 की नोटिस, तो वो आपको नोटिस भेज भेज के अपनी फाइल मोटी कर रहे हैं। लेकिन उसके सामने, उसके पैरेलल में आपकी तरफ से कितना जवाब रिप्लाई जा रहा है, आप कितना लोन कंपनियों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इस चीज को देखा जाता है। तो आपकी फाइल भी मोटी होनी चाहिए। कल कोई मामला यदि न्यायालय में जाता है, कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में सिर्फ दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स के बेसिस पर ही दोस्तों बात किया जाता है। आप कोई भी चीज बोलोगे तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। इसीलिए लोन कंपनियां आपको बार बार आपको नोटिस भेज भेज के दोस्तों अपनी फाइल मोटी करती है। तो इसीलिए आप भी अपनी तरफ से दोस्तों आप अलर्ट हो जाइए और आप भी नियम कानून से जवाब रिप्लाई देते चलिए, और आप भी दोस्तों अपनी फाइल बनाइए। तब जाकर आगे भविष्य में यदि कोई मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो आप कड़ाई से उसमें आपका पक्ष, आप बहस, आप मजबूती से कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं ना दोस्तों कि यदि चाहे वो आपका पर्सनल लोन का मामला हो, आपका सिक्योर लोन का मामला हो दोस्तों, हर एक के मामले में नियम कानून से चलिए, बाकायदा जवाब रिप्लाई फाइल करते चलिए। कोई कहता है ना पर्सनल लोन में कुछ नहीं होगा, दोस्तों ये बात गलत है। पर्सनल लोन में बहुत कुछ हो सकता है। यदि सेक्शन 25 का केस मुकदमा कंप्लेंट फाइल हो जाए तो जरा सोचो क्या करना पड़ेगा। फिर कलकत्ता में केस हो गया, कंप्लेंट हो गया, तो फिर क्या होगा, समन्स आएगा, अवेलेबल वारंट आएगा, नॉन अवेलेबल वारंट आएगा, अरेस्ट वारंट आएगा, फिर वकील खड़ा करो, एडवोकेट को स्टैंड करो, वकील की फीस लगेगी, तारीख पे तारीख चलेगी, फिर तारीख की फीस दो, आपका अपना पक्ष रखो, डिफेंस रखो, तारीख पर जाओ, आप नहीं जा पा रहे तो एडवोकेट को खड़ा करो, फिर एडवोकेट का खर्चा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। यदि पर्सनल लोन के केस में आपका ECS EMI डिफॉल्ट होता है तो सेक्शन 25 का मुकदमा, यदि चेक दे रखा होगा तो 138 का मुकदमा। तो जरा सोच लीजिए कि यदि आप जिस स्टेट, जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य को छोड़कर यदि दूसरे स्टेट में केस मुकदमा हो जाए तो कितना भारी भरकम आपको नुकसान हो सकता है।
और लोग ये कहते हैं कि पर्सनल लोन है, कुछ नहीं होगा, मत भरो। तो ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। दूसरी चीज, BNS 318316, यदि इसमें केस मुकदमा हो गया तो जरा सोचो क्या होगा। फिर कोर्ट में आप सिद्ध करो जाके कि मैंने चीटिंग फ्रॉड नहीं किया है, मैंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं किया, मैंने विश्वासघात नहीं किया। उस चीज को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं प्रूफ कर पाओगे तो केस मुकदमा चलता रहेगा और आगे चलकर दोस्तों कन्विक्शन भी हो सकता है। इस चीज को आप नोट करिए। तो किसी भी चीज को हल्के में, लाइटली में बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि एट द एंड झेलना आपको है, देखना आपको है, करना आपको है। तो क्यों ना आप उस चीज को वेल इन एडवांस प्रिपेयर होके आप चीजों को हैंडल करना सीखिए। और आपको पता है, यदि आप नियम कानून से चलते हैं, रिप्लाई जब आप फाइल करते हैं, लोन कंपनी को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी वीक पॉइंट्स को, उनके लूप होल्स को, उनकी कमजोरियों को पकड़कर यदि आप नियम कानून से जवाब देते हैं, तो दोस्तों लोन कंपनियां आपके सामने झुकेंगी और कम से कम परसेंटेज पर आपके साथ में सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों। आर्बिट्रेशन के मामले में कोई भी नोटिस आती है दोस्तों, यदि वो जेन्युइन है, सही है, वहां पे जवाब देने की सख्त जरूरत है तो जवाब दीजिए। आर्बिट्रेशन के मामले में यदि आपका जवाब नियम कानून से चाहता है, एज पर द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के तहत, तो ऐसे केसेस में आगे चलकर आर्बिट्रेशन का केस विड्रॉ हो सकता है। लोन कंपनियां आपके साथ में कम से कम परसेंटेज पर सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो सकती हैं। इवन तो यदि आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में फाइनल अवार्ड पास हो गया है, उस स्टेज पर भी यदि आपने स्ट्रॉन्ग लीगल ऑब्जेक्शन फाइल किया, आपने एक मजबूत आपत्ति दर्ज करवाई नियम कानून से, तो उस स्टेज पर भी दोस्तों सेटलमेंट पॉसिबल है। इस बात को नोट कर लीजिए। आपको सेक्शन 21 इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, आपको अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की नोटिस आए, कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, हियरिंग्स की नोटिस आए, सेक्शन 17 इंटरिम ऑर्डर पास हो गया, उसका कोई ऑर्डर आपके खिलाफ में पास हो गया है, तो ऐसे स्टेज पर भी एक मजबूती से ऑब्जेक्शन आप दर्ज करवाइए दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, लोन कंपनियां सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन आपकी तरफ से आर्बिट्रेशन की पूरी प्रक्रिया में एक भी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया जाता है, तो ऐसे में लोन कंपनी को ये समझ में आता है कि भैया आप तो उल्लू हो, मूर्ख हो, आपको कुछ भी नहीं पता है। और वो क्या करते हैं, वो एक्स पार्टे, एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए, यूनिलैटरल तरीके से आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करते हुए दोस्तों, यूनिलैटरल तरीके से ओडीआर प्लेटफॉर्म का चुनाव करते हुए आपके खिलाफ में आगे चलकर सेक्शन 17 में इंटरिम ऑर्डर पास करते हैं, आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा देते हैं दोस्तों। फिर भी यदि आप चुप बैठे रहते हैं, तो आगे चलकर आपके खिलाफ में आर्बिट्रल अवार्ड पास करवाकर उस आर्बिट्रल अवार्ड का एग्जीक्यूशन सिविल न्यायालय के माध्यम से करवा के आपके घर की संपत्ति को भी वो उठवा सकते हैं, उसका अटैचमेंट करवा सकते हैं दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए। तो शांत रहने से ये भारी भरकम नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। आप बार बार हमेशा कहते हैं कि सर जी सेटलमेंट करवा दीजिए, सेटलमेंट मेरा कब होगा। दोस्तों सेटलमेंट ऐसे नहीं होता है, आपको लोन कंपनी को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जवाब, रिप्लाई, उनकी गलतियों को पकड़ो, उनके लूप होल्स, वीक पॉइंट्स को पकड़ो और नियम कानून से जवाब दीजिए दोस्तों, तब जाकर सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट कब होगा? लोन अकाउंट एनपीए डिक्लेयर्ड होने के बाद 2 से 3 महीने के बाद दोस्तों। लोन कंपनी आपको बार बार नोटिस भेजेंगी, बार बार कॉल करेंगी, होम विजिट करेंगी, मैसेज भेजेंगी, डराएंगी, धमकाएंगी। लेकिन यदि आप कानून के जानकार रहेंगे, किसी लीगल एडवाइजर के टच में रहेंगे और नियम कानून से उनसे आप जवाब सवाल करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपका सेटलमेंट होगा दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए। सो दोस्तों, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको लोन डिफॉल्ट के केस में कोई भी आपको लीगल हेल्प चाहिए, तो आप मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।